नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में राज्य सेवा आयोग की प्रशासनिक भर्ती की प्राइमरी परीक्षा कल होने जा रही है। मुख्यमंत्री राजस्थान के बीकानेर संभाग में पहुंचकर पापड़ और गुजिया उद्योग के लोगों से, उद्यमियों से संवाद स्थापित कर रही है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक अहम कल होने जा रही है, जिसकी वजह से राजस्थान में बड़े-बड़े नेताओं के दिल की धड़कन इस वक्त बढ़ी हुई है। राजस्थान में पहली लिस्ट जारी होने की तस्वीर अब साफ होती जा रही है। हालांकि दावा कांग्रेस ने किया था कि वो 2 महीने पहले लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन इंतजार हो रहा है बीजेपी की पहली लिस्ट का और अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लिस्ट पहले जारी कर देगी। आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि बीजेपी के मंथन में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। संतुलन बनाने की जो कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, जयपुर में अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक से लेकर दिल्ली की कोर कमेटी की बैठक तक में, उससे क्या राजस्थान में चल रही कलह में कुछ सुधार होगा? हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल है। राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव गुप्ता जी, आप समाज शास्त्र के प्रोफेसर हैं और समाज शास्त्र का ही ये विषय है जो राजनीति और समाज शास्त्र दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रवक्ता और राजेश चौधरी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, राजेश जी भी आ गए। राजेश जी, बैठक आपकी कल काफी अहम होने जा रही है। वसुंधरा राजे से लेकर सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ सब उसमें पहुंच चुके हैं। आज पीपी चौधरी के यहाँ डिनर पॉलिटिक्स भी हो रही है। क्या कुछ चल रहा है पार्टी में? मीना जी, जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनकी मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है। क्योंकि वो मीटिंग हमारी एक संगठनात्मक मीटिंग है। 2 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चित्तौड़ आ रहे हैं और 5 तारीख को जोधपुर आ रहे हैं। ये मीटिंगें जो हो रही है उस संगठनात्मक मीटिंग के तहत भी की जा रही है। और जहां तक ये चुनाव आ रहे हैं, जैसा मैं आप सबको बता दूं, 4 अक्टूबर के बाद में निर्वाचन आयोग कभी भी इलेक्शन की डेट डिक्लेयर कर देगा। उस इलेक्शन की डेट के बाद में राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी। हमारी पार्टी ने, जहां आपने देखा हो कुछ समय पहले यहाँ कोर कमेटी की जयपुर में मीटिंग हुई है, हमारे जो प्रहलाद जोशी जी हैं उन्होंने भी मीटिंगें ली, तो हमारे यहाँ संगठनात्मक मीटिंगें डे बाय डे चल रही है। इसके विपरीत यदि आप देखेंगे कांग्रेस को, तो कांग्रेस तो अभी चुनावी मोड़ पर ही नहीं आई है। क्योंकि इसलिए नहीं आ पा रही है कि उनके एमएलए एक दूसरे लड़ रहे हैं, उनके विधायक दूसरे लड़ रहे हैं और एक मंत्री दूसरे मंत्री खिलाफ एलिगेशन लगा रहा है। कल ही अखबार में महेश जोशी जी के खिलाफ जो आदर्श नगर विधायक रफीक खान जी ने कहा था कि हम इनका पुतला दहन करेंगे। इन्होंने हमारे एक भी काम नहीं किए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जी के लिए भी कहते हैं, प्रमोद जैन भाया के लिए भी भरत सिंह जी कहते हैं। तो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड़ पे आ चुकी है, संगठनात्मक मीटिंगें चालू हुई है, उसके विपरीत कांग्रेस में बिल्कुल जीरो, नील बटा सन्नाटा है। समाज पर ये जो कुछ पार्टीज के भीतर चल रहा है, उसका समाज पर कितना असर पड़ता है? वोटर पर खास करके जब वो देखता है कि उसके पास 2 विकल्प है और उन विकल्पों में से दोनों ही तरफ जो है वो बड़ा घमासान मचा हुआ है, तो समाज इसे किस रूप में लेता है? समाज वोट जब देने जाए तो उससे पहले कौन-कौन से पहलुओं को देखता है? राजीव तिवारी जी, सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी आज जिस मुहाने पर है, कम से कम आज बीजेपी इस मोड़ पर आ गई है कि अब पहली लिस्ट की बहुत जल्दी जो है वो बाहर आ जाएगी। कल की मीटिंग के बाद, हो सकता है कल देर रात या उसके बाद। तो जो पार्टी में एक और नैरेटिव आ रहा है, एक और बात आ रही है कि वसुंधरा जी के साथ जो कुछ दिख रहा है और वसुंधरा जी ने जो कल ट्वीट किया, देवी सिंह भाटी के आने से वसुंधरा राजे का उनसे मुलाकात का हंसते हुए बड़ी जीत का ऐलान जैसा सोशल मीडिया पर एक उनकी तरफ से स्टेटमेंट आना, कितना आप उसको क्या समझते हैं उसके मायने? देखिए, जो वसुंधरा जी का ट्वीट भी आया था देवी सिंह भाटी जी के साथ में, और ऐसे ही ट्वीट वो पिछले 10 दिन से 15 दिन से कर रहे हैं। चाहे से वो रामलीला मैदान वाली
बैठक के बाद हो या और दूसरे मौकों पर उन्होंने रामदेवरा यात्रा के समय उन्होंने किया, तो ये सारी चीजें वो एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में कर रही हैं कि भाई मुझे इग्नोर मत करो, मैं देखो कितनी महत्वपूर्ण हूँ पार्टी के लिए। और दूसरी बात, जो कल मीटिंग होने वाली है बीजेपी की, इसमें भी अभी लिस्ट आने वाली नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान है ये, और हिंदुस्तान में श्राद्ध पक्ष का बड़ा महत्व होता है। तो श्राद्ध पक्ष में कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि मेरा नाम घोषित हो जाए। अब वो नाम घोषित होगा, उसको कार्यालय भी खोलना पड़ेगा, जनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें अभी नहीं होती हैं, तो उससे बचते हैं लोग। तो ये मेरे को लगता है जो लिस्ट है वो मेरे ख्याल में 12-13 तारीख तक ये जारी होगी, जिससे कि नवरात्र स्थापना 15 तारीख को ज्यादातर लोग अपने मुहूर्त के हिसाब से कार्यालय का उद्घाटन कर सकें, जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर सकें। हो सकता है लिस्ट तैयार हो जाए, नाम फाइनल हो जाए, लेकिन घोषित नहीं होंगे अभी। तो ऐसा ही कांग्रेस में है। कांग्रेस में भी मंथन चल रहा है, अभी मुख्यमंत्री भी दौरे कर रहे हैं, अभी आज आ जाएंगे शाम तक अपने दौरा करके, फिर 3 तारीख से 5 तारीख तक 7 तारीख तक दौरा करेंगे। फिर बीच में प्रधानमंत्री की भी 2 और 5 तारीख को मीटिंग है। तो भाजपा इस दरमियान नहीं चाहेगी कि प्रधानमंत्री के दौरों के समय हम सूची जारी कर दें और कोई उस पर विवाद पैदा हो जाए, तो भाजपा ये भी नहीं चाहेगी अभी। तो अभी जो मीटिंग की बात है दिल्ली में, वो मीटिंग हो जाएगी, सबसे उनकी राय ले ली जाएगी, उनको पैनल दिखा दिए जाएंगे, हो सकता है उन पैनल से वो नाम भी कुछ फाइनल हो जाए, लेकिन अभी घोषित नहीं होंगे, कम से कम प्रधानमंत्री के दौरे तक तो नहीं। बिल्कुल। और राजीव तिवारी जी, जो आप बात कर रहे हैं जगदीश शर्मा जी, उसका इस बात से भी ताल्लुक है कि अभी जो पहली लिस्ट आएगी उसमें निश्चित रूप से बीजेपी में तो कौन किसके आदमी को कितनी जगह मिली है, तो जो लगातार गतिरोध चल रहा है वसुंधरा जी खेमा और दूसरे जो खेमे हैं, और उनमें जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आएगी तो जो नाम है उनको लेकर भी बहुत ज्यादा उसका रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। ये भी वजह हो सकती है कि मीटिंग का टाइमिंग कुछ इस तरह से रखा है कि श्राद्ध पक्ष खत्म होते होते 10-12 दिन में सब सेटलमेंट हो जाए, ताकि रिएक्शन जो नाम बाहर आने के बाद हो वो उस तरह का नहीं हो जो कि पार्टी कभी भी नहीं चाहती है, लेकिन हर बार चुनावों में होता है। मीना जी, ऐसा है, मैं आपको बता रहा था कि ये तो संघर्ष नहीं चलने वाला है। आप पता नहीं नेट में क्या हो रहा है, ये संघर्ष तो चलने वाला है। और जब तक लिस्ट बाहर नहीं आ जाएंगी, लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर मोर्चा नहीं संभाल लेंगे, तब तक ये बना रहेगा। जहां तक सवाल वसुंधरा राजे जी का है, वसुंधरा राजे जी का जो मुद्दा है वो शाह साहब और नड्डा जी के बीच में बैठकर जो मीटिंग हुई है उसमें तय हो गया है, जिसमें उनके राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वो भी आए थे, वो भी बात कर ली, और यहाँ तक कि 2 दिन दिल्ली में, उसके बाद आरएसएस के नेताओं से भी उनकी बातचीत हो गई है। यानी कि एक तरीके से सारा मामला सेटल हो गया है। उस मीटिंग से निकलते वक्त रात को 3:30 बजे वसुंधरा राजे जी ने खुद बोला है कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, सब चीजें ठीक से बात हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे जी किसी न किसी बात पर जाकर सेटल हो गई। अब उनकी ये मतलब कोई विघ्न पैदा करने की कोई स्थिति बनती नहीं है इस हिसाब से, जिसको बहुत सारे लोग आशा लगाए बैठे थे कि कुछ न कुछ विघ्न पैदा करेंगे, वो विघ्न पैदा करने की स्थिति कभी कोई है नहीं। अब तो ये देखना है, और उनको चुनाव में जाना है, जो भी उन्होंने क्लियर कर दिया, कैंपेन करने जाएंगे। अब वो कैंपेन के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, तो पार्टी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाती है, जिसमें वो अपने समर्थक जो उम्मीदवार है यही प्रचार करने जाती है, या पार्टी जहाँ कहेगी आप जाना चाहेगी, या क्या होगा, ये कहने की बात इंतजार है। और जहाँ लिस्ट का सवाल है, लिस्ट के बारे में तो बता दिया है, श्राद्ध पक्ष जब खत्म होगा बाद लिस्ट है ही, उससे पहले लिस्ट आने वाले कांग्रेस का भी यही हाल है। जी राजेश चौधरी जी,
ये जो जगदीश शर्मा जी संकेत दे रहे हैं, वसुंधरा जी ने जो कुछ कहा है, ये सेटलमेंट किस तरह से, कुछ बातें आप पब्लिक को सामने नहीं ला सकते निश्चित रूप से, लेकिन कुछ बातें जरूर आप साझा भी करते हैं। तो बैठक में ऐसा कौन सा फॉर्मूला निकला जिससे वसुंधरा जी भी खुश हो गई और बाकी लोगों को भी थोड़ा टाइट कर दिया, जो ज्यादा खुश हो रहे थे उनको संतुलित करने का प्रयास किया गया। तो ये फॉर्मूला क्या निकला बैठक में? हाँ जी राजेश जी, अब बोले आप प्लीज। हाँ, मैं यूं कह रहा हूँ मीना जी, जैसा अभी भाई साहब ने कहा वसुंधरा राजे के बारे में, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, वसुंधरा राजे जी हमारी 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जी कभी भाजपा से दूरी नहीं थी, वो सब हम परिवार के एक सदस्य हैं, पहले भी कभी नाराज नहीं थी और ना आज है ना भविष्य में होगी। जहां जहां मीटिंगों में वसुंधरा राजे की जरूरत थी, आप देखिए परिवर्तन यात्रा निकली 2 सितंबर को, वहां भी वसुंधरा जी उपस्थित थी। कोर कमेटी मीटिंग हुई, वहां भी वसुंधरा जी उपस्थित थी। राजेश जी इतिहास को बार बार नहीं दोहराते। जो आपने कहे, जो आप अभी कह रहे हैं वो आप सब लोगों ने बता दिया है, पार्टी के लोगों ने। अब चर्चा वर्तमान की हो रही है, आज की हो रही है। आज हम ये समझना चाह रहे हैं, अगर आपके पास जानकारी है और आप जनता के साथ साझा करना चाहें, तो ये कि जो पिछले दिनों से काफी गतिरोध चल रहा था, काफी एक दूसरे के बीच में जो है वो माहौल सामंजस्य का नहीं था, तनाव का माहौल था, क्या वो माहौल तनाव से थोड़ा सा ठीक हुआ है? मीना जी, पहले कभी माहौल नहीं था, केवल मीडिया या न्यूज एजेंसी के द्वारा फैलाया गया था, कहीं कोई तनाव नहीं था। वसुंधरा राजेश जी चौधरी जी, भारतीय मेरा जनता पार्टी ऑब्जेक्शन से है इस जुड़ी थी बात ना। में। राजेश चौधरी जी, मेरा ऑब्जेक्शन है इस बात में। आप लोग जी, कैसे बोलते हैं मीडिया के द्वारा फैलाया गया था? मीडिया के सामने तो आप लोग आते हैं हर दिन बयान देने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग करते हैं, चलिए सूचनाएं मुझे ये लीक आप बताइए, लोग करते हैं। आप लोग कौन कैसे बोलते हैं ये टीसी मीडिया के ऐसी द्वारा हुई है, फैलाया गया था? मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, ऐसी कौन सी टीसी हुई है या ऐसा कौन सा ट्वीट है जिसके द्वारा आप ये मानते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि वसुंधरा राजे जी के बीच और भाजपा के बीच में तनाव है? ऐसा ना कोई मैसेज है, ना कोई वीडियो है, ना कोई ट्वीट है, कुछ भी नहीं है। ये आपने केवल बात एक कह दी, आपने बात कह दी, बिल्कुल ठीक है। आपकी बात को सुनते हैं और आप हमारे वरिष्ठ साथियों की बात को सुनिएगा और पिछले दिनों की चर्चाओं को भी जरूर देखिएगा, न्यूज़पेपर्स को भी देखिएगा, आप लोगों के राजनेताओं के बयानों को भी देखिएगा। वसुंधरा राजे ये कहती हैं कि कौरव हमारे आज के दौर में भी द्रौपदी का किस तरह से चीरहरण कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, स्थितियां सब सामान्य है। जनता भी समझदार है और जनता के लिहाज से राजीव गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। जो बात मैं आज जिस दौर में हम हैं, आज जिस स्टेज पर हम आ गए हैं चुनाव के, प्रदेश के चुनावों के लिहाज से, जनता अब खुद भी तैयारी करती है। एक तरफ तो पॉलिटिकल पार्टीज, राजनेता, पॉलिटिकल जो एमएलएस बनने के लिए कैंडिडेट्स हैं, हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में 20, 25, 50 लोग होते हैं जो एक्टिवली पूरे 5 साल या फिर उस चुनाव से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, लेकिन अब समय जनता का आ रहा है और जनता के सामने जो 2 विकल्प हैं, उन दोनों विकल्पों में से उसे एक को जब चुनना है, क्योंकि अब तो जो सट्टा बाजार है उसके सर्वे भी आने लग गए हैं और बाकी अलग-अलग एजेंसी जो सर्वे कर रही है वो भी बता रही है। तो वो जो सर्वेज हैं वो भी बता रहे हैं कि स्टेट की पब्लिक जो है वो अभी कितनी डायलेमा में है, मतलब कहाँ जाए, किस तरफ जाए। आप लोग प्लीज अपना ऑडियो सभी लोग ऑफ कर लीजिए सिवाय राजीव गुप्ता जी के। जी राजीव। मुझे लगता है मीना जी, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मैं कुछ बात बोलूं तो जो हमारे दोनों राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं वो जरा ईमानदारी से और टॉलरेंस के साथ में उन सारी बातों को सुने। अंबेडकर ने ये कहा था हिंदुस्तान के बारे में, संविधान के जब संविधान को लागू किया जा रहा था, कि भारतवर्ष के अंदर राजनीतिक लोकतंत्र उस समय मजबूत हो सकता है जब हम सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे, और अगर सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित नहीं किया गया तो हिंदुस्तान का राजनीतिक लोकतंत्र एक लंबी यात्रा तय नहीं कर सकता।
2023 और 2024 का चुनाव और दोनों पार्टीज की स्थिति ये दर्शा रही है कि सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर पाए और राजनीतिक लोकतंत्र अब पूरी तरह से जो डिक्लाइन की तरफ है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि समाप्ति की तरफ है, लेकिन डिक्लाइन की तरफ है। मैं 3-4 उदाहरण राष्ट्रीय संदर्भ के देकर के फिर राजस्थान की बात करूं। आपने ये हमारे सारे साथियों को बड़ा शौक लगेगा ये जब उनको ये पता लगे कि गुजरात के अंदर एक शहर में आप किसी दलित के राशन की दुकान से राशन नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वह दलित की राशन की दुकान है और वहां का जिला कलेक्टर ये आदेश जारी कर देता है कि जितने भी वहां राशन कार्ड होल्डर्स हैं वो जाकर के किसी और दुकान से सामान ले लें। ये जातिगत ढांचा गुजरात के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर किसी एक महाराष्ट्रियन को आप जब वो उसका जो ओनरशिप लेना चाहती है, एक मकान कार्यालय के लिए खरीदना चाहती है, आप उनको कार्यालय नहीं खरीदने दे सकते। राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर भी खूब तबीयत से जिस तरह की बातें की जा रही हैं, अत्याचार की सीमाएं लांघी जा रही हैं सब जगह। ऐसे दौर में मणिपुर का चुनाव, मणिपुर की स्थिति हमारे सामने है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी बार आ चुके, उन प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। पूरे देश के अंदर मैं बता रहा हूं मैं कि इस तरह का राजनीतिक हालात और इस तरह की सामाजिक वायलेंस मैंने कभी नहीं देखा और उसका जो वो है ना खामियाजा, उसका जो प्रभाव है वो दोनों राजनीतिक दलों पर नजर आ रहा है। मैं बताइए मेरे को, ये हमारे बीजेपी के हमारे साथी बैठे हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीजों को आपने कोई स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की? आप ठीक है, एक आप राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं इसलिए आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, लेकिन राजस्थान की जो राजनीतिक नब्ज है और जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको परखने वाले लोग, उसको पढ़ने वाले लोग, उसको समझने वाले लोग, हो सकता है कि वो उतना नहीं समझते हो जितना आप समझ रहे हैं। उनको पता है कि आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर इतने एमपीज को और मिनिस्टर्स को क्यों टिकट दिए गए? क्या आपको नहीं लगता क्या राजस्थान के अंदर भी बीजेपी वही चीज अपनाने वाली है कि यहाँ पर भी उन एमपीज को और मिनिस्टर्स को टिकट दिए जाएं? जो कार्यकर्ता जमीन के ऊपर, मैंने तो नहीं देखा इतने टाइम में कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता राजस्थान के अंदर एक्टिव होकर के अपनी पार्टीज की नीतियों के बारे में, अपनी पार्टीज के कार्यक्रमों के बारे में, अपने नेतृत्व की दिशाओं के बारे में उसने कभी आम जन से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की हो। और इसलिए एक डिटैचमेंट है। आप ठीक है, आपके पास में आपके समर्थक हैं, कितनी संख्या में हैं? कांग्रेस के पास उनके समर्थक हैं, कितनी संख्या में हैं? लेकिन आम जन से पूछिए, आम जन अपॉलिटिकल हो गया। उसे महंगाई की चिंता है, उसे बेरोजगारी की चिंता है, उसे जो समाज के अंदर घटित हो रहा है, जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स हो रही है उसकी चिंता है, जो सेग्रीगेशन हो रहा है उसकी चिंता है, जो एक्सक्लूजन हो रहे हैं उसकी चिंता है। और उनको देखते हुए हम किस तरह की टिकट्स की बात करें? किसको आप टिकट देना चाहेंगे इस माहौल के अंदर? और ये माहौल, मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा आप सबको कि जो कुछ अब देश के अंदर हो रहा है वो हमारी गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि वहां पर क्या घटित हो रहा है। और वो आप जब वोट मांगने के लिए जाएंगे, किसी को भी टिकट मिले, वो आपसे सवाल करेगा क्या हुआ मणिपुर में, क्या हुआ मध्य प्रदेश में, क्या हुआ राजस्थान में, क्या हुआ गुजरात के अंदर, क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ हरियाणा के अंदर। ये सारे सवाल ऐसे हैं, इन सवालों के बीच में आप किसको टिकट देना चाहते हैं? है कोई ऐसा कार्यकर्ता आपका जो इन सवालों का जवाब अपनी पार्टी की विचारधारा के आधार पर, समाज के अंदर होने वाला जो असमान विकास है उसके आधार पर या भावी दिशाओं के आधार पर हमको दे सके? आप दे दीजिए किसी को टिकट। हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा,
तो हमको जो लगेगा कि भाई हम इनको दे सकते हैं, उनको हम वोट दे करके चले जाएंगे। आपके हमको पता है दोनों पार्टीज में किसी करोड़पति को टिकट मिलेंगे, किसी अरबपति को टिकट मिलेंगे। जो आपके नेतृत्व है, जो नेतृत्व आपका कभी कहे उदासीन है या जो चिंताजनक है या जो गुस्से में है, वो कहता है टिकट बढ़ती हैं। आप कहते हैं कि आपकी जो यात्राएं निकली, उन यात्राओं के अंदर 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक के नोट लिए गए। कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है सर? जनता को बस अब समझ में आ रहा है कि आपका जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उस लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के वर्चस्व चाहते हैं, और उस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वो लोग जो नेक्सस करने में सफल होते हैं उनको टिकट मिलेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो नेक्सस स्थापित करने में सफल होंगे वो टिकट लेंगे, वो चाहे कांग्रेस में हो और चाहे बीजेपी में हो। जनता बड़ी असहाय होकर के आपको वोट देगी। और रहा बात किसको टिकट देंगे, आपके सामने आ जाएगा। हर जगह पर कांग्रेस के भी डिसेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के डिसेंडेंट भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब सबको पता है कि दोनों पार्टीज की स्थिति क्या है। बीजेपी अब 2014 वाली बीजेपी नहीं है, बीजेपी 2019 वाली बीजेपी नहीं है। बीजेपी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गया है और कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई के बीच में जहां भी टिकट जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि कहीं महेश जोशी को मिलेगा या कहीं अवनीश महर्षि को मिलेगा, कहीं पर शेखावत जी को मिलेगा और वसुंधरा राजे जी को मैं राजस्थान की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। वसुंधरा राजे जी का जो अपना नेतृत्व है ना, और जो उनका अपना जो अपनी उनकी पकड़ है, वह प्रधानमंत्री का चेहरा है। और प्रधानमंत्री के इस संभावित चेहरे को क्या मोदी जी और क्या अमित शाह और क्या नड्डा जी या अन्य लोग स्वीकार कर पाएंगे, ये एक ऐसा सवाल है। अगर इस सवाल का उत्तर बीजेपी दे देगी तब तो बीजेपी के अंदर हम कहेंगे कि तनाव खत्म हो गया। अन्यथा जब तक आप वसुंधरा राजे को सेंटर स्टेज में नहीं लाएंगे, मैं फिर सवाल कर रहा हूँ, सेंटर स्टेज में नहीं लाएंगे, तब तक बीजेपी राजस्थान में क्या कर पाएगी, बड़ा असमंजस का सवाल है। और कांग्रेस का जहां तक है, मैं एक बात कह दूं, कांग्रेस इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में है, क्योंकि कांग्रेस अपने उन नीतियों के आधार पर, उन प्रोग्राम्स के आधार पर, उन्होंने जो कार्यक्रम अपने चालू किए हैं, उन कार्यक्रमों से जनता के बड़े भाग को कुछ ना कुछ लाभ मिला है और वो अपने उस राइट सेंट्रिक अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। आप उसका जवाब लेकर के आइए उनकी नीतियों का, और उनके सामने उन नीतियों का पर्दाफाश कीजिए और वसुंधरा जी को केंद्र में लेकर के आ जाइए। मतलब केंद्र का मतलब केंद्रीय संदर्भ में, नॉट वो केंद्र, सेंटर स्टेज पर। तब मुझे लगता है कि राजस्थान का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। राजस्थान की राजनीति में उन्हें चेहरा बनाया जाए, और राजस्थान का चुनाव और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर उन्हें चेहरा पार्टी नहीं बनाती है। तो लगातार राजस्थान की राजनीति का सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट हमेशा वसुंधरा राजे, पिछले 4 महीने से वसुंधरा राजे है और अगले 3 महीने भी वसुंधरा राजे ही रहेगी। ये तो वसुंधरा राजे की उपलब्धि है अपने आप में, एक राजनेता के रूप में, एक शख्सियत के रूप में और एक प्रतिनिधि के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में। मैं बस मीना जी एक लाइन बोल दूं। मीना जी, हमारे सारे साथी बैठे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि राजस्थान के अंदर अगर लोकप्रियता का और मास बेस वाले अगर कोई लीडर हैं तो बीजेपी में वसुंधरा राजे हैं और कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत। जी, ये बात तो लगभग निर्विवाद रूप से सत्य है, सबकी तरफ से कही जा रही है। और इसके बीच में एक और बात कही जाती है, वो ये कि सचिन पायलट युवाओं का चेहरा है, मास का चेहरा है, और सचिन पायलट में भीड़ जुटाने की भी क्षमता रखते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जिस तरह से पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है। लेकिन ये तीसरा नाम आता है तब जब विवादों की हम जब बात करते हैं। लेकिन राजेश चौधरी जी, सवाल जो राजीव गुप्ता जी ने उठाया है, आज बीजेपी का जो ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है, वो बीजेपी जो 2014 में जितनी तेजी से ऊपर आई थी, उतनी ही तेजी से क्या आप महसूस करते हैं? आप हम बतौर पार्टी के प्रवक्ता हम समझ सकते हैं आपकी सीमाएं, लेकिन पार्टी के भीतर भी जब चिंता होती है और अगर आप जनता के बीच उस चिंता को साझा करते हैं, तो आप ज्यादा ईमानदारी से जनता के बीच जाने की क्षमता भी रखते हैं, क्योंकि अब फैसला जनता को करना है।
तो ये जो ग्राफ की जो बात आ रही है, और यही वजह है कि नरेंद्र सिंह तोमर बोल रहे हैं कि हम युद्ध जैसी स्थिति में हैं चुनाव में। युद्ध जैसी स्थिति इस वक्त बीजेपी की क्यों आई, राजेश चौधरी जी? मीना जी, सबसे पहले तो मैं गुप्ता जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को बिल्कुल दिल्ली में प्रधानमंत्री के लायक भी समझा। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बारे में जो सकारात्मक सोच है, मैं उससे उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं गुप्ता जी को। जहां तक भारतीय जनता पार्टी में चेहरा वसुंधरा जी या सतीश पूनिया जी अन्य कोई बात है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे यहाँ नेतृत्व तय होता है संसदीय बोर्ड द्वारा। जहां तक अभी ये कह रहे हैं कि साहब आपने कहा नरेंद्र सिंह तोमर जी मध्य प्रदेश से जो मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पीछे भी केवल मंत्री तो बाद में बने, पहले तो कार्यकर्ता ही थे ना वो। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और वो जब एक बार किसी को टिकट दे दिया जाता है उसके बाद सारी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है। जहां तक अभी आपने चुनाव ये कहा सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार कई धड़ों में बटी हुई है। हरीश चौधरी जी का गुट अलग है, गोविंद डोटासरा जी का गुट अलग है, शांति धारीवाल जी का गुट अलग है। तो ये कांग्रेस अभी वर्तमान में कई धड़ों में बटी हुई है। उसके विपरीत अच्छा राजेश जी, ये जानकारी आपको कहाँ से मिल रही है? राजेश चौधरी जी, ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिल रही है वैसे? कौन सी वाली जानकारी? ये जो धड़ों में बंटे हुए इतने सारे लोग, ये इसलिए जानकारी में मैं कह दूं आप सबके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पिछले 4.5 साल में मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बता दो कांग्रेस का जिसमें सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी ने साझा किया हो शेयर, एक भी मंच। अभी आपने राहुल गांधी जी की सभा हुई उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे 70% सीटें खाली पड़ी थी। तो अभी वर्तमान में अभी, और इसका एक और उदाहरण बता दूं मैं आपको, हमारे वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तो सचिन पायलट को नाकारा निकम्मा कहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस बहुत सारे धड़ों में बटी हुई है। मेरा सवाल आपने सुना ही नहीं शायद। मैंने सवाल आपसे पूछा था तो जवाब आपके पास है नहीं, या तो आप देना नहीं चाहते? नहीं, जवाब मेरे पास है। आपने यही कहा कि आपको, मैंने आपसे सवाल ये किया राजेश चौधरी जी कि बीजेपी का जो ग्राफ है उसमें क्या महसूस करते हैं आपकी गिरावट आ रही है? क्योंकि आप सांसदों को विधानसभा के मैदान में उतारे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तोमर साहब ने कहा कि वो युद्ध स्तर की स्थिति है इसलिए पार्टी के आदेश की पालना कर रहे हैं। वसुंधरा राजे की बहन ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, मतलब उन्हें विधानसभा का चुनाव शायद ना। जिस तरह की स्थितियां पार्टी में है वो स्थितियां अच्छी हैं, आप महसूस करते हैं? बोले राजेश जी। राजेश जी बोले। आती हूँ प्रदीप जी आपके पास बस। राजेश जी ने मेरी आवाज सुनना बंद कर दिया है। बोले डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी। देखिए, जो सारा प्रकरण में सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? वैसे ही आ रही है सर। अभी भी आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे सभी लोग। आप एक काम करिए ना, अपना ईयरफोन हटा दीजिए। आप अपना ईयरफोन हटा दीजिए, आप सीधे स्पीकर से बात करिए, फोन के स्पीकर से। आप ठीक करिए तब तक मैं जगदीश, हाँ एक बार अब आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आ रही है। अब बोले आप प्लीज। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज आपको? अब आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए, मैंने जो सारा वृत्तांत सुना है, जो वक्ता हैं राजीव जी हैं, जगदीश जी हैं, और राजीव जी ने बात कही है, उसका नटशेल सार ये है कि राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रमों को लेकर हम पब्लिक के बीच आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी निरंतर लोगों से संवाद बनाए हुए हैं। जिस तरह की बात भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं वो उनकी अपनी समस्याएं हैं और पिछले 15 दिनों से प्रदेश में जिस तरह से इनके राजनीतिक नेतृत्व को लेकर झंझट हो रहा है, आला कमान जिस तरह से अपनी प्राथमिकताओं को स्थापित करने में विफल हो रहा है, तो सवाल यह है कि अब वो अपनी प्राथमिकताओं उलझ गए हैं, वो अब संगठन की प्राथमिकता उलझ गए हैं। उनका जो प्रादेशिक नेतृत्व है उसमें एक जो समन्वय शुरू से नहीं हो पाया, उसमें
केंद्रीय नेतृत्व जो है अपनी भूमिका को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। खैर ये उनकी अपनी राजनीति है, पर हमारे यहाँ इस तरह का कोई माहौल नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रमों को केंद्रीय हाईकमान ने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोक प्रभावी योजनाओं को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और उन सभी प्राथमिकता जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, उनको लागू करते हुए कांग्रेस आगे बढ़ेगी। तो हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की बात एक है, सामंजस्य की बात है। जहां तक सचिन पायलट की बात हो रही है, सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में अब वो सहयोगी बनते हुए युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और वे जगह जाकर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक किसी भी स्थिति में कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में कोई शब्द नहीं कहा। जिस तरह के भाजपा पर कह रहे हैं, वो उनकी अपनी योजनाएं और मानसिकता है, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ आगे चल रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए वे कांग्रेसी नेतृत्व के साथ आगे चल रहे हैं। तो सवाल है, कांग्रेस में तो अब जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें हम अब हमारा संकट नहीं है। अब भाजपा अपनी संकट में अपना राजनीति को लेकर के फंस गई है, क्योंकि अब उन्होंने जैसे परिवर्तन यात्राएं की थी, उसमें चारों दिशाओं से उनमें केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने डालने का प्रयास किया। सवाल ये बताइए कि उनको अपने स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं और नेतृत्व में विश्वास ही नहीं है। 200 विधायकों को अन्य राज्यों से लाकर राजस्थान में उन्होंने सूचना एकत्रित की है। आप बताइए, परिवर्तन यात्राओं में उनका नेतृत्व केंद्रीय मंत्रियों को देना, 200 अन्य राज्यों के विधायकों को लाकर यहाँ की सूचना एकत्र करना, ग्रामीण स्तर पर करना, जमीनी स्तर पर करना, ये किस तरह की बात है? कभी राजनीति में ऐसा नहीं हुआ कि आप स्थानीय कार्यकर्ता को या स्थानीय तंत्र को आप उस पर निगरानी करने की बात कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरियां हो सकती हैं। प्रधानमंत्री आकर के खुद अब जो है लोग संपर्क कर रहे हैं, जबकि उनका जमीनी स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर की बात करेगा, अब सभाएं करने चले जा रहे हैं, उसे कितनी सभाएं कर लें, लेकिन जब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा कि जिसके साथ वो जाना चाहते हैं वो उनकी पहुंच में नहीं हो, उनके सिस्टम में नहीं हो, तब तक लोग आज की राजनीति में किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ते हैं। जो नेतृत्व उनके निकटस्थ होगा, जो उनको सुलभ उपलब्ध होगा, वो उनके साथ जाएंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 2 साल से प्रदेश के हर वर्ग से अपना संपर्क बनाए हुए हैं, इसलिए हमारी ये चिंता नहीं है बीजेपी में क्या हो रहा है, भाजपा में क्या हो रहा है। हम अपने कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश में हैं, लोकतांत्रिक हमारे कार्यक्रम है, उनकी लोकप्रियता को लेकर सामने है और लोगों की सेवा करने का अभी 2030 का मिशन जो मुख्यमंत्री ने किया है, उसमें हम अभी आने वाले चुनाव की घोषणा पत्र तैयार करेंगे। उसमें प्रदेश की सारी अपेक्षाओं को सम्मिलित करते हुए एक अच्छा घोषणा पत्र तैयार होगा जो 2030 तक प्रदेश के विकास में मार्ग दिखाएगा। ये हमारी योजना है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। भाजपा में क्या हो रहा है, नेतृत्व में क्या हो रहा है, ये उनकी अपनी समस्या है, ये उन्हें निर्धारित करनी है। और जहां तक वसुंधरा जी की बात है, मेरा जो उनका स्वभाव है और जो राजनीति करते हैं, उसमें ये बात बिल्कुल तय है कि वो चुनाव के बाद अपने पत्ते खोलेंगे। जी, चुनाव के बाद वो अपने पत्ते खोलेंगी, ये भी आपको पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है? अगेन मेरा सवाल है जो उनकी आपने राजनीति का स्टाइल यही है। उन्होंने अमित शाह से जो बातचीत की है उसमें उन्होंने कोई हाँ नहीं की है। उन्होंने मीना जी, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि उनके समर्थकों को भी उचित सम्मान मिले, उनको करे और उसे अगले ही दिन जेवीसी पार्टी जी को पार्टी में शामिल किया गया है। अभी उनके और समर्थकों को सम्मिलित किया जाएगा। वसुंधरा राजे जी का राजनीतिक जीवन धन्य हो गया। इस चुनाव में जितनी चर्चा, जितनी संवेदना, जितनी प्रशंसा, जितनी तारीफ उन्हें कांग्रेस से मिली है, पिछले 2 चुनावों को और 3 चुनावों को देखेंगे तो उनके लिए क्या कुछ नहीं कहा गया कांग्रेस पार्टी के लिए। कितना उनका चरित्र हनन से लेकर तमाम तरह की बातें इस देश की और इस प्रदेश की राजनीति में हुई हैं। लेकिन ये उनकी उपलब्धि है। मैं फिर कहूंगी उसी बात को जो मैंने पहले कहा। लेकिन सवाल ये है राजेश चौधरी जी, जो मैंने आपसे पहले भी पूछा, मैं उसको दूसरे रूप में आपसे इस बात को समझना चाहती हूँ कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में इस देश की जनता ने उन्हें अपार समर्थन दिया। इतना बड़ा समर्थन जो खुद बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने भी नहीं सोचा था। 2019 में राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की सरकार बनाने में कामयाब हुए सचिन पायलट, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, किसी को भी श्रेय दे दो आप, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी को शिकस्त दी राज्य की राजनीति में। राज्य की राजनीति में पिछले 5 साल, अब लगभग 5 साल इस सरकार को हो जाएंगे, अशोक गहलोत ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के, सचिन पायलट, केंद्र का दबाव और तमाम जो बाड़ेबंदी से लेकर जितनी भी बातें हुई,
उसके बाद भी अगर अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल इस प्रदेश में अभी नहीं देखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजेश चौधरी जी, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ, हमारे प्रदेश की जनता समझना चाहती है, देश के दर्शक समझना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह हुई कि बीजेपी को जनमानस ने जितना प्रेम, स्नेह, वोट दिया, उतना कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया, लेकिन सत्ता में रहते हुए अशोक गहलोत जो हासिल कर पाए, वो नरेंद्र मोदी या आपका विपक्ष यहाँ पर नहीं उसे मेंटेन कर पा रहा है। मीना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, थोड़े से आंकड़ों के बारे में तो बता दूं। जब 2018-19 चुनाव हुए लोकसभा के, तब राजस्थान से 52% वोट मिले थे बीजेपी को। फिर 2019 में जब नेक्स्ट वाले विधानसभा एमपी चुनाव हुए, तब 52% मिले थे। और अभी वर्तमान में अमेरिका थिंक टैंक एक एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसने भी अभी मार्केट सर्वे किया, उसमें 79% आज भी नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री 2023-24 में देखना चाहते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, अशोक गहलोत जी की बात है, आज ही के अखबार में मैंने देखा है कि इसमें 29 में से 17 जो मंत्री हैं उनका कार्य एवरेज आया है। मतलब जैसे सिविल लाइन से, चाहे जयपुर से अपने प्रताप सिंह खाचरियावास जी कह लो, महेश जोशी जी कह लो, उन सबका काम नॉर्मल पाया गया, अर्थात वो चुनाव हार रहे हैं। फिर जैसा इन्होंने कहा सब अशोक गहलोत जी की एंटी कन्वेंसिंग नहीं है, ये सही कह रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में टॉप पर लिया है। गैस और पेट्रोल के दाम पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में आ रखे हैं। महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज्यादा राजस्थान में आ रखे हैं। युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये राजस्थान में टॉप पर आ गए हैं। उन्होंने कहा था जब इनकी सरकार बनी थी, इनके राहुल गांधी जी आए थे, वो कहकर गए थे 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा, किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। आज तक ना तो राहुल गांधी जी आए, ना उनकी गिनती खत्म हुई। इन्होंने कहा था हम 3,500 पे बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, ना नौकरी दे पाए, ना बेरोजगारी भत्ता दे पाए। जो 10th-12th में बच्चियां अच्छी 70% से 75% ऊपर मार्क लाते थे, उनको गार्गी पुरस्कार मिलता था, लैपटॉप मिलता था, वो सब स्कीमें बंद कर दी है। ये सही कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन इसके विपरीत है, ये सब नेगेटिव है। अशोक गहलोत जी की नेगेटिविटी पूरे राजस्थान में, इसीलिए वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। उनके मंत्री कहीं भी देख लीजिए आप, कहीं कोई यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, सब डूबके पड़े हुए हैं। कई विधायकों के तो पोस्टर लगे विधानसभाओं में गायब होने के, गुमशुदा की तलाश, कांग्रेसी विधायक गायब। तो वर्तमान में अगर आप पूरा परिदृश्य देखेंगे राजस्थान का, तो कांग्रेस बिल्कुल 0-0-0 नंबर पे है। और क्योंकि आपने देखा होगा राजेश जी, ये राजस्थान की बहस है, ये राजस्थान की बहस है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप कह रहे हो। और कई मंत्री बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब वो अधिकारी भी ये समझते हैं कि इसका मतलब राष्ट्रवादी पार्टी, जनहित की पार्टी, लोकहित की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो जीत और अग्रसर है। जी, राजीव गुप्ता जी, एक समय आता है जब राजनीतिक दलों की ये जो एक दूसरे पर वार करने की जो भी जो क्षमता है या जितनी भी उनके पास हथियार हैं, उन सब के बीच जनता को फैसला भी करना होता है। इस वक्त जनता जब फैसला करेगी तो उसके पास विकल्पों में वही जो चेहरे होंगे। आज भी राजस्थान की राजनीति में हमें नहीं लग रहा है, हमें नहीं दिख रहा है ग्राउंड पे जो सिचुएशन है कि कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी चेहरे, काम करने वाले कार्यकर्ता या विधायक ऐसे जो आने वाले समय में राजस्थान को लेकर कोई अपना विजन रखते हो। उसकी बजाय जो तस्वीरें हम देखेंगे एक बार फिर से, वो कुछ वही होगी जो राजस्थान को, जो भले ही राजेश चौधरी जी हों और चाहे डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हों, जब हम उनसे बात करते हैं बहुत सारे विधायकों से उनके विधानसभा के बारे में आज भी, क्योंकि न्यूज़ 24 पर हमारा एक कार्यक्रम विधायकों के साथ चलता है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ चल रहा है, तो बहुत कुछ होता नहीं है उनके पास बोलने को, कहने को। और सवाल वही है बार-बार कि जनता के पास क्योंकि विकल्प नहीं है। तो जनता एक ऐसे स्टेज में हमारे प्रदेश में अभी अभी नहीं लगता आने वाले और 5, 10, 15 साल उस स्टेज में आएगी। लेकिन एक समय आता है जब जनता को तय करना होता है। वो समय जनता कब, मतलब इस देश की जनता ने 400 तक लोकसभा में सीट दी है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को 150 का आंकड़ा दिया है।
उसके बाद भी आज की जो तस्वीर है उसमें तो दिख नहीं रहा है कि दोनों तरफ में कहीं भी ऐसा दिख रहा हो। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ के ही नेतृत्व में वो बात नजर नहीं आ रही। हाँ, आपकी बात बिल्कुल मीना जी ठीक है। सबसे पहले तो राजेश चौधरी जी, एक सेंटेंस जो आपने कहा ना, अब वो सेंटेंस बीजेपी के ऊपर लागू नहीं होता है कि ये कार्डर बेस्ड पार्टी है। वो अब कार्डर गया आपका, जिस कार्डर की आप बात किया करते थे ना, उस कार्डर में अब इस तरह का इंक्लूजन हुआ है। मैं उदाहरण नहीं देना चाह रहा, अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, मैं महाराष्ट्र की एग्जाम्पल नहीं दूंगा आपको, जहां पर कुछ दिन पहले पवार के बारे में क्या कहा जा रहा था और उसके बाद में वो अचानक बिल्कुल ईमानदार हो गई। या सीएजी की जो अभी की रिपोर्ट्स हैं, ये तो मीडिया के ऊपर, कुछ मीडिया छोड़ दीजिए, मीडिया के ऊपर इतना कंट्रोल है, अन्यथा सीएजी की एक एक रिपोर्ट के ऊपर इस देश के अंदर उसी तरह के हंगामे होते जैसे कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हो रहे थे। मैं बहरहाल उन चीजों में नहीं जा रहा। सवाल ये उठ रहा है कि अब इसकी बात छोड़ दीजिए, मैंने मीना जी एक बात कही थी, टिकट उसको मिलेगा जो नेक्सस डेवलप कर पाएगा, और नेक्सस नेगेटिव टर्म में गठजोड़, वो गठजोड़ जिसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, वो जिसमें क्रिमिनल्स शामिल हैं, वो जिसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड शामिल है, वो जिसके अंदर आपके जो लैंडलॉर्ड्स और ये सारा का सारा जो बड़ा तबका है वो शामिल है। ये तस्वीर राजीव गुप्ता जी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ है। दोनों ही तरफ कह रहा हूं मैं, ये नेक्सस दोनों ही तरफ है, कि अंतर केवल एक है कि राजस्थान के अंदर पिछले 4.5 साल में अशोक गहलोत ने एक एस्टेब्लिशमेंट हमको दे दिया, और वो एस्टेब्लिशमेंट ये है कि लोकतंत्र की परिभाषा में अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अधिकार को केंद्र में रख करके नीतियां बनाई जानी चाहिए। और इसलिए चाहे वो राइट टू हेल्थ का सवाल हो, चाहे वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट का सवाल हो, बहुत सारी स्कीम्स वो ऐसी लेकर के आए जिसमें कि आम जनता को, मैं फिर कह रहा हूँ, आम जनता का हो सकता है आज उस तक वो नहीं पहुंची हो, लेकिन ये एस्टेब्लिश हो गया कि अधिकार के अनुरूप अगर आप नीतियों की रचना करेंगे, अगर आप प्रोग्राम्स लाएंगे, तो जनता धीरे धीरे आपके पास में आएगी। और एक बात और बता दूं राजेश जी, एक चीज और, पिछले 4-4.5 साल में अगर आम जनता के बीच कोई फ्रीक्वेंटली मूव किया है, जिसको मिलने के लिए कभी किसी संकट का या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, तो अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत से कभी भी कोई मिलने जा सकता था, और इनकी अपनी जो एक जनता के साथ में बातचीत का तरीका है, वो बातचीत का तरीका जनता की भाषा में है। एक चीज और बताऊं आपको, मैं एक और बताऊं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको अपनी पार्टी के अंदर, आप तो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आपको ये वहां पर भी कहना चाहिए, ये जो एक एब्यूजिव लैंग्वेज चली है ना, मर्यादाहीन भाषा, उसने बीजेपी का सबसे बड़ा डिक्लाइन किया है। आप ये बताइएगा, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, भाजपा को टॉक के अंदर एक ऐसे एमपी को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी जिन्होंने कि लोकसभा के अंदर लोकतंत्र के सारे फंडामेंटल्स को खत्म कर दिया? उनके अपने स्टेटमेंट अगर आप सुने तो, और आपने डेफिनेटली सबने सुने होंगे, वो स्टेटमेंट जो सुने हैं उसके बाद में सबका सर शर्म से झुकता है, और वो व्यक्ति टॉक के अंदर आपके चुनाव प्रभारी बन रहे हैं। जिस तरह की जो आपने स्थितियां डेवलप की, इसका एक संकेत ये जा रहा है कि बीजेपी के पास में इस समय ऐसे लोगों के अलावा या इस तरह के प्रतिनिधियों के अलावा और कुछ नहीं है। आप एक मंत्री जी, मैं नाम नहीं ले रहा इसलिए मैं किसी मंत्री का नाम नहीं लेता, एक ने कहा लगता है राजस्थान में समूचा विकास कोटा के अंदर सिमट गया, तो मैं आपसे पूछूं क्या इसका समूचा विकास बनारस में सिमट गया? ये जो चीजें चल रही है ना सर, इनकी वजह से जनता परेशान है। आप ये सोचें कि जनता अगर आपको वोट देगी तो जनता आपसे खुश है, इस भ्रम में मत रहिएगा। और अगर कांग्रेस भी ये सोचेगा कि उनको जो वोट मिलेंगे वो इसलिए मिलेंगे कि वो इनसे बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। बस उनको केवल एक ही संभावना दिखती है कि कांग्रेस
अधिकारों का सम्मान करते हुए तक पहुंच सकती है। लेकिन भाजपा के बारे में एक ही तब कही जा रही है कि वो जाति, धर्म और पुरुष सत्ता के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप निकल पाएंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब में आप एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अन्यथा जो चुनाव परिणाम है ना, वो हम सबको सामने नजर आ रहे हैं। जी, जगदीश शर्मा जी, चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा शब्द है लहर। इस वक्त लहर से कितनी दूर है हम? चुनाव में लहर जब बनती है, चुनाव अब नजदीक है, 5-7 दिन बस बचे हैं आचार संहिता लागू होने में और उसके बाद तारीखों का ऐलान होने में। चुनाव आयोग की तैयारी भी हो गई है। इन सब बातों के बीच लहर बनेगी और वो लहर लेकर चली जाएगी उस राजनीतिक दल को आगे जिसके पक्ष में जनता लहर बनाने में कामयाब होती है। देखिए मीना जी, ऐसा है, लहर तो बहुत ही एक अलग किस्म की बात हो जाती है। जब लहर बनती है ना, वो मौजूदा हालात में बनना संभव नहीं है, चाहे वो कैसे कितने कैंडिडेट कैसे भी लड़ रहे। लहर का कोई वजूद यहाँ दिखाई नहीं देता, न अभी होगा न चुनाव पूरे हो जाने तक बनने वाला। उसका कारण यह है कि लोगों में, जैसा राजीव गुप्ता जी भी बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने इशारा किया है, तो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी होने में बहुत बहुत जोर आ रहा है, अभी असर पड़ रहा है। अभी कांग्रेस ने इतनी सारी घोषणाएं कर दी हैं, लेकिन इसका कहीं असर दिखाई नहीं दे रहा है। बताइए क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। ग्राउंड लेवल पर वो चीजें अभी तक लागू नहीं हुई है। जब तक लागू नहीं होंगी, 1-2 साल पहले उनको लागू किया जाता, उनकी घोषणा होती, लागू किया जाता, तो फिर उसका टेम्पो बनता, धीमे धीमे पब्लिक के बीच में मैसेज जाता और एक्टिविटी चालू होती। अभी आप तो चुनाव मुहाने खड़े हुए, अब अनाउंसमेंट करे जा रहे दमादम, ये भी होगा और वो भी होगा और ये भी होगा। देखिए मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ। हम रोजाना सुनते हैं कि चिरंजीव और मुख्यमंत्री जी भाषण भी देते हैं। केवल मुख्यमंत्री बोलते हैं इस बारे में कि चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गई है। कुछ लोगों को हो सकता है उसमें लाभ भी मिला हो, लेकिन रोजाना अखबार इस बात से भरे हुए हैं कि ये चीजें आउटडोर पेशेंटों को ये नहीं मिल रहा है, इंडोर पेशेंटों को ये नहीं मिल रहा है। आप रोजाना के अखबार उठा के देखिए, लोकल खबरों में वही चीजें बन गई। यहाँ का उठाइए, चाहे कोटा का उठाइए, चाहे जोधपुर का उठाइए। अब आपको वो कानून या वो प्रोविजन जो है उसको लागू करवाने के लिए भी सिफारिश पत्र की जरूरत पड़ेगी। किसी नेता से फोन करवाओ या किसी अफसर से फोन करवाओ, तब उस घोषणा का लाभ पब्लिक को मिलेगा। तो इसलिए लहर नहीं बनती। लहर तो बनी थी, 77 में बनी थी। मैंने 67 वाली तो देखी नहीं, जब इंदिरा गांधी कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ लहर बनी थी और संविध सरकारें बनी थी, बहुत सारे स्टेट्स में मिली-जुली सरकारें। तो लेकिन 77 में हमने लहर देखी है, हमने 80 वाली लहर देखी है, हमने 82 वाली देखी है। जब 89 में राम मंदिर को लेकर अडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी, उसके बाद जिस ढंग से वोट पड़ा था, उसकी लहर हमने देखी है। उसके बाद लहर केवल अब 2014 में दिखाई दी। नरेंद्र मोदी जब भ्रष्टाचार के उस पर आए, आंदोलन के दौरान मैदान में आए, तब दिखाई दी। वो जीते भी वैसे, अभी भी 19 में भी जीते इसी हिसाब से। तो ये लहर तो पब्लिक उठाती है, लहर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकती। लहर कोशिश करती है ये बनाने की, लेकिन इनके बनाने से लहर नहीं बनती। लहर तो बनाती है पब्लिक, जब उसको पता चलता है कि मास लेवल पर कि हाँ ये होना चाहिए या ये लीडर है जो हमारी वो कर सकता है अगुवाई, तो वो लहर अब राजस्थान में मुझे नहीं लगता चुनाव हो जाएंगे तब तक भी बन पाएगी। ये है कि चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, कुछ लोग जीतेंगे, कुछ हारेंगे, ये सब कुछ दिखाई दे जाएगा। राजेश तिवारी जी, बिना लहर का चुनाव होगा या फिर बीजेपी कोई लहर बनाने की स्थिति में आ पाएगी? क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि जिस तरह से वसुंधरा राजे को लेकर पिछले 4 महीने में जितनी चर्चाएं हुई हैं और बल्कि उससे पहले भी, वो चर्चाएं जो है वो किसी स्टेज पर आकर, किसी मोड़ पर आकर इस तरह विराम दी जाएगी कि दूसरा खेमा भी खुश रहे और वसुंधरा राजे का चेहरा भी प्रफुल्लित नजर आए और पार्टी बीजेपी
अशोक गहलोत के खिलाफ एक लहर बनाने की कोशिश करे। हालांकि जगदीश जी कह रहे हैं लहर तो जनता बनाती है, नेता नहीं बनाते, राजनीतिक दल नहीं बनाते। तो बीजेपी के पक्ष में या अशोक गहलोत के पक्ष में लहर बनाने की कोई संभावना है, या फिर जो जगदीश जी कह रहे हैं इस बार का चुनाव ऐसे ही निकल जाएगा, इसी तरह से गुटबाजी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बस इन्हीं बातों के बीच? देखिए, लहर जो होती है वो क्षणिक भी हो सकती है और दीर्घकालिक भी हो सकती है। हम क्षणिक लहर भी देख चुके हैं, 2019 में भी देख चुके हैं, 2014 में भी देख चुके हैं। कमलनाथ का एक बयान गुजरात में बीजेपी को चुनाव जिता गया था, वो क्षणिक लहर थी। सर्जिकल स्ट्राइक एक मुद्दा था, गलवान वो जो वहां पे जम्मू कश्मीर की घटना हुई थी बीएसएफ के साथ में, जवान शहीद हुए थे, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो एक क्षणिक लहर थी और उसने विपक्ष का पूरा सफाया कर दिया था। तो ये समय और घटनाओं पर भी निर्भर करता है कई बार कि अगर कोई पार्टी या उसके पक्ष में कोई ऐसा मुद्दा आ जाए उसके हाथ में जिससे कि वो जनता के जनमानस में वो उसको भर सके, और वो चीजें ऐसी होती हैं कि वो तत्काल में, अब 77 वाली थी या 82 वाली थी, 84 वाली थी, 89 वाली थी, वो तो बनाई हुई लहर थी कि बड़े नेता निकले, उन्होंने माहौल बनाया, राम मंदिर का माहौल बना, इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी के बाद, जनता पार्टी की फेल्योर के बाद में वो एक माहौल बना। तो ये सारी चीजें ऐसी थी कि वो जनता को दिख रही थी, बहुत सालों से दिख रही थी, समय से दिख रही थी कि हाँ ऐसा हो रहा है और ये हमारे खिलाफ हो रहा है, इसलिए हमको इस पार्टी को चुनना है, इस नेता को चुनना है। तो अब भी ऐसा हम इनकार नहीं कर सकते कि लहर नहीं आ सकती। और मैंने आपको अभी कहा भी था पिछली चर्चा में कि अब बीजेपी मुद्दे बदलेगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, अब ये मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे बदलेंगे। कांग्रेस इन मुद्दों पे लड़ेगी, अपनी योजनाओं के लिए, अपने जो इन्होंने चलाए हैं, जो इनका बीच में पैचअप हुआ है, राहुल गांधी की यात्राएं हैं, खरगे साहब की स्पष्टवादिता और उनका जो क्लीन अभी तक का कैरियर रहा है, उस पर वो मुद्दे कांग्रेस के लिए हैं। बीजेपी अब क्या मुद्दे लेके आएगी, या आपको नवरात्र तक, मेरे ख्याल में 15 तारीख तक ये चीजें भी सामने आ जाएंगी, या चुनाव घोषणा के बाद भी ये आ जाएगी सामने। तो उससे पहले प्रधानमंत्री की यात्रा भी है, उस और प्रधानमंत्री की एक यात्रा चीज में में और एक सेकंड की बात है, वो शायद हो सकता है अपने अगली चर्चा का विषय हो, लेकिन हम आज भी मैं इसको बोलना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री स्थानीय नेतृत्व को साइडलाइन करके और खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं 5 राज्यों में, इनमें विशेष हिंदी बेल्ट के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तो आप ये देखिएगा, अगर इनके चेहरे पर चुनाव लड़े, इनके सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद मैदान में आ गए, और उसके बाद खुदा ना खास्ता, मैं ऐसी कोई वो नहीं कह रहा हूं, मेरी तमन्ना नहीं है या मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरा आकलन है, अगर खुदा ना खास्ता ये चुनाव हार गए तो नुकसान किसको होगा? केंद्र में इनके खिलाफ ही इनके लोग खड़े हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क खेल रहे हैं प्रधानमंत्री। और वो देखिए, क्योंकि अगले चुनाव में 2-3 साल का वक्त नहीं है कि आप उस चीज को मैनेज कर लेंगे। अब तो तत्काल बाद 6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, तो अगर इसमें विफलता मिलती है तो वहां निश्चित रूप से उनको बहुत भारी नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए हम और आप सब लोग जितने भी यहाँ प्रबुद्धजन बैठते हैं, तो हम चर्चाओं में यही बात कह रहे हैं कि एक स्थानीय नेतृत्व को जरूर तरजीह देनी चाहिए। हमारा ये मानना नहीं है कि आप राजेंद्र राठौड़ को दीजिए, वसुंधरा जी को दीजिए, या किसी और को दीजिए, या वहां पे शिवराज जी को दीजिए, नरेंद्र तोमर जी को दीजिए, किसी को भी, या उनको कैलाश जी को दीजिए। हमारा ये कुछ कहना नहीं है, लेकिन राज्यों में स्थानीय स्तर पर स्थानीय नेतृत्व के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, तो वो राज्य भी तरक्की करेंगे
और आगे केंद्र को भी उससे मदद मिलेगी और एक अच्छा वहां पे सरकार का गठन होने में जनता भी चाहेगी कि वहां केंद्र में एक अच्छी सरकार हो और राज्य की सरकार भी ऐसी हो जो उनकी बात सुन सके। इसी सोच के साथ हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था की थी हमारे देश में संसदीय व्यवस्था के साथ, लेकिन इस संघीय व्यवस्था में जो क्षेत्रीय क्षत्रपों का कम से कम बीजेपी के पिछले 10 सालों के शासन में जो एक कोशिश दिखती है, एक नजर आती है, एक चर्चा है, एक बहस है कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण के स्थान पर राजनीति का जो केंद्रीकरण हुआ है और खास करके सत्ता का संगठन में जिस तरह का केंद्रीकरण नजर आ रहा है, उसका खामियाजा भुगतना बीजेपी को पड़ेगा। कांग्रेस ने भी ये दौर देखा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर सोमवार शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी मरुधरा की बात में। तब तक के लिए नमस्कार।